नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स ही जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने हरियाणा जीके की क्लासेज शुरू की हैं और हरियाणा जीके की क्लासेज में हमने शुरुआत की है हरियाणा के इतिहास से। हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पर हमने अपलोड कर दी हैं। यदि ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो इन वीडियोज़ को जो है आप देख सकते हैं। इन वीडियोज़ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हरियाणा के प्रमुख टिल्ले, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को हम हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में जो वैदिक सभ्यता या जो वैदिक संस्कृति थी उसका विकास सरस्वती नदी के आसपास हुआ। प्रश्न यहाँ से बनता है कि हरियाणा में वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का जो विकास था वो किस नदी के आसपास हुआ? सरस्वती नदी के आसपास। और हरियाणा में सरस्वती नदी के आसपास ही ऋषि मुनियों ने वैदिक ऋचाओं की रचना की। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि ऋषि मुनियों ने वैदिक रचनाओं की रचना जो है, वैदिक ऋचाओं की रचना कहाँ पर की? सरस्वती नदी के तट पर। अब जो हरियाणा में जो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मूल रूप से आर्य थे, और इन वैदिक आर्यों की जो संस्कृति थी वो थी धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड। तो यहाँ से 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि हरियाणा में वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का जो विकास है वो किस नदी के तट पर हुआ, किस नदी के इलाकों में हुआ? सरस्वती नदी के इलाकों में। ऋषि मुनियों ने वैदिक ऋचाओं की जो रचना है वो किस नदी के तट पर की? सरस्वती नदी के तट पर। हरियाणा में वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के जो लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। और इन वैदिक आर्यों की जो संस्कृति थी वो क्या थी? धूसर मृदभांड। अब हरियाणा में जो वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता थी उसमें एक महत्वपूर्ण वंश है भरत वंश। उस भरत वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि ये जो भरत वंश के लोग थे ये सिंधु तीर के निवासी थे। सिंधु तीर जो है एक इलाका है, वहाँ के निवासी थे। और ये सिंधु तीर के निवासी थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैमिनीय ब्राह्मण से। ये जैमिनीय ब्राह्मण जो है एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो भरतवंशी थे वो सिंधु तीर के निवासी थे। भरत वंश में एक राजा हुए, राजा दुष्यंत। और राजा दुष्यंत का प्रतापी पुत्र था भरत। भरत ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हस्तिनापुर में। और भरत का जो साम्राज्य था वो अयोध्या से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। भरत ने अपने शासनकाल में जो है सातवतों को हराया था। तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि भरतवंशी कौन थे? सिंधु तीर के निवासी थे। ये सिंधु तीर के निवासी थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से। भरतवंशियों में एक प्रतापी राजा हुए, राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत का एक प्रतापी पुत्र था राजा भरत। राजा भरत ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? हस्तिनापुर में। और जो भरत का जो साम्राज्य था वो अयोध्या से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। भरत ने जो है अपने शासनकाल में शाश्वतों को हराया था। अब आगे चलकर ये हस्तिनापुर जो है ये कुरु साम्राज्य की राजधानी बनी। तो भरत वंश के बाद हम चर्चा करेंगे कुरु वंश की। कुरु वंश। हरियाणा में जो कुरु वंश है उसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है
कि ये जो है कौन थे। इसके बारे में कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने अपनी एक अलग राय दी है, जबकि विद्वानों के और इतिहासकारों के दूसरे समूहों ने जो है दूसरी राय दी है। हम इन दोनों विचारधाराओं को एक एक करके पढ़ेंगे। पहली विचारधारा ये कहती है कि जो कुरु थे वो भरतवंशियों की ही एक शाखा थी, भरतवंश की ही एक शाखा मानते हैं कुछ इतिहासकार। और यदि हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि कुरुओं और पांचालों का जिक्र एक साथ आता है। वैदिक ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करें तो वैदिक ग्रंथों में कुरुओं और पांचालों का जिक्र जो है वो एक साथ किया जाता है। जो कुरु साम्राज्य था इसमें हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी और हस्तिनापुर के एक राजा ने जो है पांचाल साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। कुरु राज्य की राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी और इन्होंने जो है पांचाल साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और अपने राज्य को एक नया नाम दिया, अपने क्षेत्र को एक नया नाम दिया, कुरुक्षेत्र, या इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं कुरुजांगल। आगे चलकर ये जो कुरु साम्राज्य था इसी को कौरव कहा जाता है। तो पहली विचारधारा क्या कहती है कि कुरु कौन थे? भरतवंशियों की एक शाखा थी। यदि हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो कुरुओं का जिक्र किनके साथ आता है? पांचालों के साथ। कुरुओं की जो राजधानी थी हस्तिनापुर थी और हस्तिनापुर के एक राजा हुए, उन्होंने पांचाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अपने क्षेत्र को एक नया नाम दिया, कुरुक्षेत्र या कुरुजांगल। और आगे चलकर इन्हीं कुरु को जो है हम कौरवों के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक दूसरी विचारधारा है। दूसरी विचारधारा ये है कि वो ये मानते हैं कि कुरु जो है वो पूर्वों की शाखा थी। दूसरी विचारधारा क्या मानती है कि कुरु कौन थे? पूर्वों की एक शाखा थी। और ऐसा कहा जाता है कि कुरुओं का युद्ध हुआ सुदास के साथ। सुदास कौन थे? एक भरतवंशी थे और सुदास और कुरुओं के बीच युद्ध हुआ और सुदास ने जो है कुरुओं को हरा दिया। और हारने के बाद कुरु जो है वो सिंधु के इलाकों में जा बसे। और बाद में जो है कुरुओं में एक राजा हुए शांतनु। राजा शांतनु के समय कुरु साम्राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ गांधारों का, और गांधारों के इस आक्रमण को रोकने के लिए शांतनु ने अपने पुत्र को भेजा। उनके पुत्र का नाम था चित्रांग। चित्रांग ने जो है गांधारों को रोक लिया सरस्वती नदी के तट पर, और इस युद्ध में जो है चित्रांग मारा गया, लेकिन अंतिम विजय जो है कुरुओं की हुई। तो दूसरी विचारधारा क्या कहती है कि कुरु किनकी शाखा थी? पूर्वों की शाखा थी। और कुरुओं का युद्ध हुआ सुदास के साथ। सुदास कौन थे? भरतवंशी राजा थे। सुदास से हारने के बाद जो कुरु थे वो सिंध के इलाके में जा बसे। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि ऐसे भरतवंशी कौन हैं जिन्होंने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया? तो ये भरतवंशी थे सुदास। इन्होंने कुरुओं को हराकर जो है हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। तो उसके बाद कुरुओं में एक राजा हुए शांतनु। शांतनु ने जो है गांधारों से मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र चित्रांग को भेजा, क्योंकि गांधारों ने जो है कुरु साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। तो चित्रांग ने जो है सरस्वती नदी के किनारे गांधारों को रोक दिया। इस युद्ध में चित्रांग मारा गया, लेकिन अंतिम विजय जो है वो कुरुओं की हुई। इसके बाद वैदिक सभ्यता में महाभारत का उल्लेख भी होता है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम महाभारत को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे। महाभारत के केवल कुछ फैक्ट्स को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बाकी महाभारत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट्स हैं उनकी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर केवल कुछ फैक्ट्स को हम जानेंगे महाभारत के विषय में। एक इतिहासकार हुई रोमिला थापर, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित रिसर्च और खोजें करती हैं। ये प्रमुख इतिहासकार हैं प्राचीन इतिहास की। इन्होंने ये बताया कि महाभारत का जो युद्ध है
वो 900 ईस्वी पूर्व हुआ। और HSSC ने भी जो है इसी को अपना सही आंसर माना है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, 900 ईस्वी पूर्व। उसके बाद महाभारत काल में जो है अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो कि महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत युद्ध के पश्चात जो है राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। जब राजा युधिष्ठिर ने अपनी राजगद्दी छोड़ी तो राजगद्दी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना जो राजपाट था, अपनी जो राजगद्दी थी, वो उन्होंने सौंपी थी राजा परीक्षित को। ये राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित जो थे ये अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र। युधिष्ठिर ने जो है अपना राजपाट त्यागने के बाद, अपनी राजगद्दी त्यागने के बाद राजा किसको बनाया? परीक्षित को। परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे। राजा बनने के बाद परीक्षित ने अपनी राजधानी जो है असंध में बनाई, जो कि करनाल जिले में है। जब परीक्षित ने अपनी राजधानी असंध में बनाई तो इनका विवाद शुरू हुआ नाग शासकों के साथ। और नाग शासकों के साथ युद्ध में जो है परीक्षित की मृत्यु हो गई। नाग शासकों ने जो है परीक्षित की हत्या कर दी। एक प्रश्न और यहां से बनता है कि परीक्षित के समय से ही जो है कलयुग का आरंभ माना जाता है। तो परीक्षित से भी जो है कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पौत्र। इनकी राजधानी जो कहाँ बनाई इन्होंने? असंध करनाल में। और राजधानी बनाने के बाद इनका जो विवाद था वो नाग शासकों के साथ हुआ। नाग शासकों ने जो है परीक्षित की हत्या कर दी। और एक और प्रश्न बनता है कि कलयुग का आरंभ जो है किसके शासनकाल से माना जाता है? परीक्षित के शासनकाल से। अब परीक्षित की मृत्यु के बाद परीक्षित के पुत्र ने राजगद्दी संभाली। परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने जो है अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया। और ये नाग यज्ञ कहाँ किया था? सफेदों में, जिसका प्राचीन नाम था सर्प दमन। यहाँ पर राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके सफेदों या सर्प दमन में नाग शक्ति का नाश कर दिया। और नाग शक्ति का नाश करने के बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई तक्षशिला। बाद में जन्मेजय भी जो है ब्राह्मणों के साथ युद्ध में मारा गया। तो जन्मेजय से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजा जन्मेजय का संबंध किससे था? सर्प दमन या सफेदों से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो है अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया और नाग यज्ञ करके जो नाग शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। उसके बाद जन्मेजय ने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला में। और बाद में ब्राह्मणों के साथ युद्ध में जो है राजा जन्मेजय वीरगति को प्राप्त हुए। राजा जन्मेजय की मृत्यु के बाद इसके पुत्र शतानिक ने जो है राजगद्दी संभाली। लेकिन इसके शासनकाल में जो है बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई। और ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी भयंकर थी कि पूरा का पूरा जो कुरु साम्राज्य था वो नष्ट हो गया। जन्मेजय की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? जन्मेजय के पुत्र शतानिक ने। लेकिन इसके शासनकाल में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई और जिसके कारण पूरा का पूरा जो कुरु साम्राज्य था, कुरु वंश था, वो खत्म हो गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न एक दो और बनते हैं यहाँ से कि महाभारत काल में जो है नकुल ने एक अभियान चलाया था और उस अभियान में नकुल ने जो है रोहतक और सिरसा के क्षेत्रों को जीता था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में नकुल ने हरियाणा के किन प्रदेशों को जीता था? रोहतक और सिरसा के क्षेत्रों को जीता था। इसके अलावा जो कुरुओं की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, वहाँ से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष हैं
गन्ने और चावल के। तो यहाँ से 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि नकुल ने हरियाणा के किन प्रदेशों को जीता, रोहतक और सिरसा। हस्तिनापुर से जो है क्या साक्ष्य मिले, गन्ने और चावल के। तो यहाँ पर हमने जो है वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ा, उन तथ्यों को जाना जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि इसमें महाभारत के कुछ तथ्यों को भी हमने पढ़ा, लेकिन महाभारत के जो बाकी जो डिटेल हैं, बाकी जो प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।